नमस्कार। आज हम लोग करेंगे 9वीं कक्षा का चौथा पाठ सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं ज़ाबिर हुसैन। ज़ाबिर हुसैन ने यहाँ पर सालिम अली और D.H. लॉरेंस के संबंध में बताया है इस पाठ के माध्यम से कि वो कितने बड़े प्रकृति प्रेमी थे और पशु पक्षियों से प्रेम करने वाले थे। तो सबसे पहले हम ज़ाबिर हुसैन जी का संक्षिप्त परिचय करेंगे। ज़ाबिर हुसैन जी का जो जन्म है वो सन 1945 में गांव नौनही राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। वे अंग्रेज़ी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। ज़ाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं के समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं और उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो है जो आगे हैं, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लौगां, एक नदी, रेत भरी। तो ये उनकी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और ज़ाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में बिल्कुल नया है। तो यहाँ पर इस पाठ में जो है प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली जी की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सांवले सपनों की याद के रूप में उन्होंने इसे व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनके व्यक्तित्व का चित्र प्रस्तुत किया है और उनकी जो भाषा है और उसकी जो अभिव्यक्ति है वो शैली किसी भी व्यक्ति के दिल को छू लेती है। तो चलिए यहाँ से पाठ प्रारंभ करते हैं हम। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके, कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रही हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। जी हाँ, यहाँ पर पाठ ने ये बताया है कि जिस प्रकार कोई भी पक्षी हमेशा के लिए प्रकृति की गोद में समा जाता है या परमात्मा की गोद में समा जाता है और फिर वो पुनः गीत नहीं गा सकता, ठीक उसी प्रकार भी प्रकृति प्रेमी सालिम अली अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं और वे प्रकृति की ही गोद में समा चुके हैं। अब अगर उन्हें कोई उठाना भी चाहे तो भी उठा नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम दिवंगत पक्षी से दोबारा गीत नहीं गवा सकते। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। जी हाँ, यहाँ ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो सालिम अली थे वो पक्षियों को भी मनुष्यों की भांति देखते थे और हमेशा ही वे उनके स्वर से उनके मन की बात को पहचान लेते थे। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाँव में विश्राम किया था।
कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। वो कहते हैं कि अभी तक उन्होंने जो बताया कि हमें याद नहीं कि कब भगवान कृष्ण ने रास लीला रची थी, कब वो गोपियों के साथ छेड़खानी किया करते थे, मस्ती किया करते थे, कब उन्होंने माखन चुरा कर खाया। लेकिन जब हम आज भी कभी वृंदावन के पास जाते हैं तो मानो वो जो यमुना का नीर है, जो नदी का पानी है, वो हमें सारे घटनाक्रम को याद दिला देता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। कहते कि ऐसे लगता है कि मानो अभी कहीं से श्री कृष्ण भगवान आएंगे और रास लीला रचनी प्रारंभ कर देंगे। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार कृष्ण के बिना वृंदावन की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक इसी प्रकार प्रकृति के संरक्षण की कल्पना भी सालिम अली के बिना नहीं की जा सकती। उम्र को शती तक पहुँचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। यहाँ वो बता रहे हैं कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर वो थे और किस प्रकार कैंसर ने उनकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। वो कहते वो अपने अंतिम पड़ाव पर भी प्रकृति और पक्षियों के प्रति इतना ही प्रेम रखते थे और उनके संरक्षण के लिए उन्होंने जो बीड़ा उठाया था उसमें वो अंत समय में भी तत्पर थे। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। हमेशा दूरबीन से वो पक्षी ढूंढते रहते थे। उन जैसा वर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा तो ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। वो कहते कि वो चारों तरफ जो है प्रकृति और पक्षियों से प्रेम करते थे और अपने आप को हमेशा ही प्रकृति और पक्षियों से घिरा हुआ पाते थे। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारी अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। जी हाँ, वो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और उन्हें जो है केरल की साइलेंट वैली पर जो है खतरा मंडराता हुआ नज़र आया। वहाँ के पर्यावरण को लेकर वो चिंतित थे और इसी मसले को लेकर वो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह जी से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा
उसने उनकी आंखें नम कर दी। जी हाँ, चौधरी साहब भी जो है उनकी आंखें भी नम हो आई जब उन्हें ये पता चला कि साइलेंट वैली पर खतरा मंडरा रहा है और लोग पर्यावरण के प्रति संजीदा नहीं है। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। तो देखिए, ये कई बार इंटरनल प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और गद्यांश आधारित प्रश्नों में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। फॉल ऑफ अ स्पैरो मुझे याद आ गया। D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था, जो D.H. लॉरेंस थे वो भी प्रकृति प्रेमी थे, कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। जी हाँ, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। उन्होंने बताया कि वो अक्सर जो है अपना समय मेरी छत पर बैठी गोरैया के साथ व्यतीत किया करते थे, तो मुझे लगता है कि मुझसे कहीं ज़्यादा लॉरेंस के बारे में वो जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गोरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। यहाँ पर ये बताया है कि D.H. लॉरेंस बचपन में अपनी एयर गन से खेल रहे थे और तब जो है एक नीली गोरैया उससे घायल हो जाती है और इस घटना ने जो है उनके जीवन को बिल्कुल बदल कर रख दिया। पशु पक्षियों के प्रति उनके प्रेम को और भी प्रगाढ़ बना दिया। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वह लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय एक अथाह सागर बनकर उभरे कि प्रकृति के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया ऐसा और कोई नहीं कर सकता। ऐसा लेखक का मानना है कि वो एक अथाह सागर की भांति थे जिसमें सब कुछ समा जाता है। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? जी हाँ, तो यहाँ तक लेखक ने सालिम अली के एक डायरी विधा में उनका एक संस्मरण पेश किया है कि सालिम अली अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी याद को बिल्कुल भी भुलाया नहीं जा सकता। इस पूरे पाठ में लेखक ने ये बताने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि जो D.H. लॉरेंस हैं वो भी प्रकृति और पक्षी प्रेमी थे और सालिम अली भी जो है वो प्रकृति और पक्षी प्रेमी थे और उनका जो पूरा जीवन है वो निस्सहाय पक्षियों की सेवा में ही बीत गया और इसमें उनकी पत्नी ने भी जो है वो भरपूर सहयोग दिया और उन्हें पर्यावरण और पक्षियों की चिंता हमेशा ही सताती रहती थी। साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि वो दूरबीन से अक्सर पक्षियों को देखते थे, खोजते थे कि कहीं कोई पशु पक्षी घायल तो नहीं है और फिर उनकी सेवा में लग जाया करते थे। कहते हैं कि हमेशा ही उनकी आंखों पर दूरबीन रहती थी और ये दूरबीन तो केवल उनकी मृत्यु के बाद ही हटी थी। तो लेखक जो है वो उन्हें याद करते हैं और उनका ये मानना है कि सालिम अली हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी आत्मा मानो आज भी इन पशु पक्षियों के बीच में ही समाई हुई है। धन्यवाद।